शादी का सहज स्वरूप के सानिध्य में आइए कुछ क्षणों के लिए। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएंगे। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे और अपने आप को वाइब्रेशंस देंगे। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। एक गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे। एक गहरा लंबा सांस बाहर छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे जितना समय हम श्वास को अंदर लेने में लेंगे उतना ही समय हम श्वास को बाहर छोड़ने में दें। गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे और अपने आप को वाइब्रेशंस देंगे। मैं प्रसन्न हूँ। सहज थोड़ी आवाज तेज कीजिए, अपनी आवाज बहुत हल्की है। मैं प्रसन्न हूँ। अभी ठीक है गुरु जी। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखते हुए पहले लम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात ओम का। लम 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 यम लम 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 लम
लं 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 lam लं लं lam लं लं lam लं 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 lam लं lam लं lam लं lam लं लं lam लं लं lam लं लं lam लं lam लं 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 lam लं lam लं lam लं लं lam लं lam लं lam लं अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। आ ॐ
आ आओ। आ
आ आ आ आ आ आ आ
आ आओ। आ सभी साधक ओम के उच्चारण को रोक देंगे और कुछ समय के लिए मौन में बैठेंगे और अपने चारों तरफ जो एक ऊर्जा का वर्तुल बना है उसको महसूस करेंगे।
सभी साधक मौन से बाहर आएंगे, ध्यान से बाहर आएंगे। और आज का आपका जो भी अनुभव है वो हम सभी के साथ साझा करेंगे। ज्योति स्वरूप जी, मौन से बाहर आइए, सॉरी, ध्यान से बाहर आइए। गुरु जी, ध्यान से बाहर आइए। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम। गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेम इज कमिंग आउट। अभी म्यूट है भी नहीं। यहाँ। अब आई। प्रेम की वेट करो सहज। अभी फिर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं प्रेम की वेट करो। अच्छा, प्रेम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नारायण। उनके सिर की अवस्था से उनकी अवस्था को पकड़ो। हाँ गुरु जी, नीचे थी। है ना? एक एक पे निगाह रहनी चाहिए। धन्यवाद सहज, हम सबको अच्छे से ध्यान कराने के लिए। कोई भी साधक, किसी का कोई पुराना प्रश्न है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इति और प्रियंका, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बोलो ज्योति। गुरु जी नारायण हरि, सभी को प्रणाम। गुरु जी मौन में मुझे, आवाज कम आ रही है। गुरु जी मैं कह रहा हूँ मौन में मुझे आज ये अनुभव हुआ कि विचारों का बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मतलब ये जाल, माया जाल, जंजाल, इस से मुक्त होने का कोई आसान उपाय नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है।
इससे मुक्त होने का आसान उपाय है। थोड़ा वेट करो, रिसर्च जारी है। ये सबसे आसान उपाय है जिसका अवलंबन आप लोग कर रहे हैं। इससे सहज कुछ भी नहीं है। मेरी जितनी भी समझ है, उस समझ में इससे आसान कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें तुम्हारे विचारों का मायाजाल दिखने ही लगा है तो अच्छा है ना। जब तक घर के जाले नहीं दिखेंगे तब तक सफाई के लिए झाड़ू हाथ में नहीं आएगी। जब कूड़ा दिखाई देगा तभी तो हाथ में झाड़ू आएगी सफाई के लिए। उससे पहले नहीं आ सकती। तो जब भी ये कूड़ा करकट, ये माया जाल, ये सब दिखाई दे तो फिर सोचना अच्छा है, कृपा है ईश्वर की। समझना कृपा है तो अच्छा है। लेकिन गुरुजी, अवस्था ऐसी है जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मकड़ी का जाला। तो हम अगर खुद को मकड़ी समझें तो कभी तो दिखता है वो जाला, वरना उसी में हम ताना बाना बुनने में लगे रहते हैं। फिर कभी होश आता है कि क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लगती है। कॉम्प्लेक्स हमारी सोच है। आपने स्वयं को मकड़ी नहीं समझना है। आपने उस मकड़ी और उस जाले का दृष्टा बनना है। आपको जाले का हिस्सा नहीं बनना है। अब तक जो हो गया अतीत, उसको तो हम बदल नहीं सकते, अच्छा हो गया। लेकिन अब हमें, अब तक हम मकड़ी थे जो कर्म कर रही थी, अपनी ही लार के बने हुए धागे से जाला बुनती थी, फंस जाती थी, जो भी कुछ करती थी। लेकिन अब ना मैं जाला हूं ना मैं मकड़ी हूं। अब मैं इन सबसे अलग, मैं एक दृष्टा हूं। क्योंकि मकड़ी तो कभी जाले साफ नहीं करेगी। हाँ, वो व्यवस्था के अनुसार उसको खा के चट कर देगी, उसका फिर निर्माण कर लेगी। लेकिन जब आप दृष्टा के रूप में उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं इसका एक हिस्सा नहीं हूं। तब आप उसको साफ करने के लिए उद्यत होंगे। जितने भी जाले आपको दिखाई दे उनको देख के बिल्कुल परेशान मत। अच्छा है प्रभु दिखने तो लगे। पहले तो दिखते ही नहीं थे। वो थे तब भी। अच्छा है ना, दिखने तो लगे। तो अगर दिखने लगने तक की यात्रा हो गई है तो साफ होने तक की यात्रा भी हो जाएगी। वो भी हो जाएगी, उसमें भी कुछ अड़चन नहीं आएगी। इसका एक अपना एक प्रोसेस है, अपना एक एक्सीलरेशन है। ये उसी गति से चलता है। आप इसको बलात् तेज नहीं कर सकते। ऑटोमेशन में है। उसको चलने दो। अगर जाले दिखने लगे हैं तो पहले तुम जालों के साथ जीते थे, बेहोशी में। अब कुछ समय जालों के साथ होश में जी लो। थोड़ा सा होश में जी लो तो ध्यान रखना, बेहोशी नहीं आनी चाहिए। बेहोशी नहीं हो। आपकी नाक बंद हो और आप बदबूदार जगह से गुजरे तो ऐसा नहीं है वहां बदबू नहीं है, बदबू तो है। आपको नहीं समझ आता वहां बदबू है। और अगर आपकी नाक ठीक हो जाए फिर बदबू महसूस हो, अब आपको समझ आता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये बदबू का सोर्स जो है वो ढीला पड़े, वो डिलीट हो, वो समाप्त हो, कमजोर पड़े, ऐसा भाव आता है। लेकिन जब तक ये व्यवस्था हो तब तक उस बदबू में रहना होगा। लेकिन बदबू समाप्त हो ये तभी संभव है जब आपको बदबू की समझ आनी शुरू हो जाए। तो अगर बदबू की समझ आ रही है तो ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। और आप तो पेशे से डॉक्टर हो, आप बोल तो ठीक है भाई।
अगर गांठ समझ आएगी तो मेरे पास आ जा। आमतौर पे आप लोग बड़ी वाइडली सलाह देते हैं, भाई शरीर को अपने टेस्ट करते रहो, लेडीज को भी पुरुषों को भी। गांठ हो तो हमें बताना, गांठ की वेट नहीं करना, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, ऐसे बोलते हो। तो ये गांठ चेक करने का अर्थ है जागृति में जीना शरीर के प्रति। और अगर आप गांठ को चेक ना कर भी, ये सलाह ना दो, तो संभव है कि आगे चल के वो गांठ कुछ ऐसा दुस्साध्य रोग का रूप ले ले, जिसको डील करने में ज्यादा कष्ट हो, ज्यादा समस्या हो, परेशानी हो। तो बस यही अध्यात्म है। तुम्हें दिखती है तुम्हारे विचारों की उलझन, तो दिखने तो अच्छा है, पता तो लगी गिरह पड़ी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि रेगुलर साधना करना और अपने अनुभव शेयर करना, ये आपको ऊर्जित रखेंगे, ये आपको ऊर्जा देते रहे। इससे जो आपके आध्यात्मिक मार्ग के ऑटोमेशन का व्हील ऑटोमेटिकली घूमता रहे। एक ही चीज। ठीक है, आपको उत्तर मिल गया। हाँ सहज, सहज गुरु प्रेम। हाँ सहज। गुरुजी, अभी पिछले कुछ 3-4 बार ऐसा हुआ है, साधना के दौरान कुछ तो विचार आए, लेकिन वो विचार ना तो बाद में ध्यान में थे कि क्या विचार आए, और जो महसूस हुआ वो ये कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं था विचारों का। शायद वो विचार मुझसे संबंधित भी नहीं थे, मतलब कुछ उटपटांग सा ही था। ये 3-4 बार हुआ साधना के दौरान पिछले दिनों। बहुत अच्छा है, सुना आनंदमयी, सुना क्या कहा सहज ने। बहुत बढ़िया। बोलिए प्रेम। प्रभु जी, आप हमेशा कहते हो ना कि विचार तो आएंगे ही। अभी एक्चुअली डॉक्टर साहब ने बात छेड़ी तो याद आ गया, मैं शायद बोलने की वो हो गई आजकल थोड़ी सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं एक चीज पहले पूछना चाहूंगा। जैसे गुरुदेव और परम गुरुदेव, ये ग्रेड्स अलग अलग हैं। डोंट माइंड द वर्ड ग्रेड्स। ऐसी ध्यान की कोई ग्रेड भी होती है क्या? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दिन भर तो ध्यान कर ही रहे हैं। कभी मोबाइल पे ध्यान है, कभी चप्पल पे ध्यान है, कभी खाने पे ध्यान है। ध्यान तो हमारा चल ही रहा है। हमको तो खाली ऐसा करना है कि अब धीरे 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 इसको श्रिंक करके अपने आप को अपने मनस्थिति पे केंद्रित करना है खाली बस। जिससे हमारा विचार एक जगह एकत्रित हो और हम खाली अपने अंतर मन पे या मन पे ध्यान केंद्रित कर सकें। ऐसा मुझे लगता है। क्या ये चीज है? एक बात। दूसरी बात, मेरी लाइफ टाइम में आज पहली बार मौन के अंदर मुझे एक भी विचार नहीं आया। और इसीलिए शायद मुझे इनकी आवाज तो सुन गई थी सहज जी की कि ध्यान से बाहर आइए, मौन से बाहर आइए। लेकिन मैं वहीं स्थिर रहा। मैं मेरे को आने का ना मन था, ना रुकने का मन था। मैं अपनी जगह पे वहीं बैठा था। ये आज दो चीजें हैं। तो आप जरा सा। आप अपने घर की बालकनी में बैठो, और बालकनी के बाहर एक सड़क है, और सड़क पे बहुत सारे वाहन जाएं, और आपको अपने किसी प्रिय की प्रतीक्षा है। तो आपकी दृष्टि सभी वाहनों पे होगी या किसी एक विशेष वाहन पे होगी? आपकी दृष्टि एक वाहन विशेष पर होगी जो आपसे कनेक्टेड है।
बाकी तो दुनिया है, सड़क है, लोग हैं, गाड़ियां हैं, तो वाहन तो चलेंगे। कितने वाहनों को ख्याल करोगे? कितने वाहन? नहीं कर सकते। और ज्यादा वाहन दिमाग में रहेंगे तो आप अपने वाहन से चूक जाएंगे। कितने जन्म है, कितनी परिस्थिति है, कितने जीवन जी के आए, कितना अच्छा कितना बुरा, कितने विचार, कितने विचारों रूपी वाहन, कितने वाहन रूपी विचार हमारे मस्तिष्क रूपी सड़क से होके गुजर रहे हैं, किस किस पे ध्यान रखेंगे? तो जब आप कहते हो कि मुझे नहीं पता लगता विचारों का, या नहीं पता लगा, या मुझे एक आवाज तो सुनाई दी और कुछ नहीं, तो ये आपका डिसएंगेजमेंट दिखा रहा है विचारों के साथ। आप कैसे डिसएंगेज होके गुजरे। आपका जो एंगेजमेंट है विचारों से, गियर डलता है गाड़ी में, फंसते हैं दांते तभी। और अगर गियर ना डले, अलग रहे दांते, तो आप कहोगे न्यूट्रल है, उदासीन है। अब आप स्पीड देते रहो, जो गाड़ी टस से मस हो जाए, गाड़ी नहीं हिलेगी। डिसएंगेजमेंट हो चुका है। तुम्हारी गाड़ी नहीं हिलेगी संसार में ज्यादा, क्योंकि बेकार के विचारों से तुम्हारा डिसएंगेजमेंट हो चुका है। तो तुम्हें नहीं दिखाई देंगे सहज उस समय अधिक विचार। ये आध्यात्मिक पूंजी है, ये आध्यात्मिक ग्रोथ है। तो ध्यान करते हुए प्रेम, जब आप गहरे उतर जाएंगे तो आपके जो आई बॉल्स हैं ये पलट जाते, आई बॉल्स पलट जाते। तो जब तक आई बॉल्स वापस नीचे आएंगी, तब तक आप आंख नहीं खोल सकते। यदि परफेक्ट अच्छे स्वरूप में आई बॉल्स पलटेगी, तो आपके विचारों की गति बहुत मध्यम होके, क्षीण होके इतनी रुक सकती है कि जिसको हम मिनिमम वैचारिक अवस्था बोल सकते हैं। वो कम से कम वैचारिक अवस्था जो मेरे ध्यान से होके गुजरी। और ये सब कार्य प्रेम जब हो रहा है तो आपकी जागृति में हो रहा है। आपकी जागृति में हो रहा है, क्योंकि आप बेहोश नहीं। आप सो भी नहीं रहे हैं। यदि आप बेहोश होंगे या आप सो जाएंगे, तो उस अवस्था में बैठे हुए शरीर का संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। वो एक तरफ को लुढ़क जाएगा, गिरने की कोशिश करेगा। तो शरीर तो आपका संतुलन में है, वो तो नहीं गिरता। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप होश में हैं। क्या यही जीवन की अन्यान्य क्रियाएं जिनकी आप अभी चर्चा करते थे, आप होश में रह के करते हैं? यदि आप जीवन की वो सभी अन्य क्रियाएं होश में रहकर कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आप उन क्रियाओं को ध्यान में कर रहे हैं। अन्यथा वहां कोई ध्यान नहीं है, वहां बेहोशी है। और हम अपने जीवन में मैक्सिमम टाइम होश में आना तो दूर, होश में होना चाहिए, होश में बरतना चाहिए, हमें इस बात की भी समझ नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है। हम जानते ही नहीं कि होश में आना क्या होता है। हमें पता ही नहीं होश क्या है। मैं बरसों पहले, मुझे लगता है शायद 18-20 वर्ष पहले, मैं अपने परिवार के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर गया। और आप लोग जानते हैं मेरे को एक आदत है, एक तो मुझे सफर में नींद नहीं आती, और दूसरा मैं सफर में वहाँ का जो भूगोल है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग हैं, मैं इनको देखता हूँ और मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो जो गंगोत्री की यात्रा थी,
गंगोत्री की यात्रा में मैंने एक बड़ी अद्भुत चीज देखी। बहुत बड़े बड़े नद, नदी तो नहीं कहना ठीक है, क्योंकि नद तो सिर्फ शायद ब्रह्मपुत्र के लिए कहा गया है, बाकी सब तो नदियां ही हैं। नदियां हैं, स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है। एक नदी है जिसको पुल्लिंग का दर्जा प्राप्त है, ब्रह्मपुत्र, आगे उसको नदी कहा गया, लेकिन वो पुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। एक बड़ी नदी का नाम भी महानदी ही है। व्याकरण के जरा प्रयोग कभी नोट करो, पूर्वजों ने किस तरह से किए। और एक व्याकरण से ही उन्होंने पूरा चरित्र कह दिया, नाम से पूरा चरित्र कह दिया। तो मैंने ये देखा, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े वाटर फ्लोज, स्ट्रीम या नदियां उस गंगा जी की मुख्य धारा में आके मिलते थे और समाहित हो जाते थे। बहुत सारी नदियां। तो जो नदी जहां आके उस गंगा जी की, मैंने कुछ ऐसे स्ट्रीम्स देखे जहां अपेक्षाकृत गंगा जी की धारा उतनी हैवी नहीं थी जितनी वो धारा थी। जमुना जी भी आके गंगा जी में समा जाती है फाइनली, आप जानते हैं। वो अपनी यात्रा फिर गंगा के साथ ही पूरी करती है। गंगा को भक्ति कहा गया है, और जमुना जी को कर्म की, है ना, कर्म। तो संदेश यही है कि कर्म की गति भी फाइनली भक्ति में आके ही अपनी आगे की यात्रा पूरी करती है। लेकिन जो बात मैं करता था वो ये थी कि इतने बड़े बड़े वाटर स्ट्रीम्स आके गंगा जी में समा रहे हैं, जिस क्षण वो गंगा जी में समाये वो गंगा जी हो गए। अभी उनको हरिद्वार या गंगा सागर या प्रयागराज इत्यादि की यात्रा की आवश्यकता नहीं गंगा हिलाने के लिए। बस जब तुम आ गए, बस जब तुम छू गए, जब तुम्हारा स्पर्श हो गया, बस तभी। फिर उसमें कुछ अंतर नहीं बचता, फिर वो एक हो गए। जब ध्यान की धारा तुम्हारे भीतर से होके गुजर गई, बस तभी तुम उसके साथ जुड़ गए। अब वो नदी का स्ट्रीम आके गंगा जी के साथ फ्लो कर रहा है कहाँ, इस संसार में। तो मैं तुमसे कहता हूं कि एक बार आके जुड़ गए, अब इस फ्लो को कंटिन्यू करो, अलग होने की चेष्टा मत करो। चलना तो तुम्हें पड़ेगा फिर भी संसार, जब तक सांसें, तो बचाव तो कुछ संभव है ही नहीं। और बचना है भी क्यों? हम जो ये सांसें लेकर आए हैं, हम अपनी इच्छा से ही तो लेकर आए हैं। तो अब जब हाथों में हाथ डाल ही लिया है, तो इस यात्रा का आनंद लिया जाए। गंगा सागर के आगे की कहानी किसी को नहीं पता। गंगा सागर उतना ही है, उसके आगे गंगा कहाँ है, कहाँ जाती है, क्या करती है, वो तो किसी को पता ही नहीं है। जो सारा खेल है वो गंगा की यात्रा का है। आप यमुनोत्री जाओ, आप गंगा की यात्रा के लिए, देखने के लिए जाते हैं। आप गौमुख जाओ, आप गंगा की यात्रा देखने के लिए जाते हैं। आप हरिद्वार आओ, गंगा की यात्रा देखने के लिए जाते हैं। आप गढ़गंगा आओ, तो फिर जितने मार्ग में, आप सब गंगा की यात्रा देखने के लिए जाते हैं। आप उस मार्ग को एंजॉय कर रहे हैं। पहुंचने की जल्दबाजी मत करो, गंगा सागर में गए तो बात खत्म हो जाएगी। एक बार अनंत में विलीन हो गए तो बात नहीं बनेगी। जो आनंद है वो मार्ग का ही है, मार्ग ही मंजिल है। गंगा बह बह के हरिद्वार तक आ गई,
तो हरिद्वार ही उसकी मंजिल हो गई, लेकिन एक क्षण ना रुके, एक क्षण को जो रुका, एक क्षण भी नहीं। ऐसे अपने जीवन को एक बहती धारा के स्वरूप में परिवर्तित करो। जो आपका एक छोटा सा नद है, छोटी से जो आपकी स्ट्रीम है, ये महास्ट्रीम में मिलके अब वो महास्ट्रीम होकर आगे बढ़ रही है। अब वो बूंद मिल गई, अब वो धारा मिल गई एक मुख्य धारा में। उस प्रैक्टिस को करने के लिए मैं आप सबसे लगातार निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन ध्यान करें और अपने अनुभव लिखें। ये दो बात शायद मेरे द्वारा सबसे अधिक उच्चारित बातें हैं। और तीसरी उच्चारित बात है, ईश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदैव सम्मान करते हैं। ध्यान कीजिए, अनुभव डालिए। वो अनुभव आपको खबर देंगे कि आप उस मेन स्ट्रीम के साथ ठीक ठीक घुल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि द्रव का, वाटर का, द्रव्यों का जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होता है। तो डेंसिटी डिफरेंट होगी तो मिलने के बाद भी अलग अलग, अलग अलग बने रहेंगे। यद्यपि मिले रहेंगे लेकिन वो अलग अलग रहेंगे। डेंसिटी अलग होगी तो दोनों जल मिल नहीं पाएंगे। तो आपको एक ही धारा में दो धाराएं दिखाई देती हैं क्योंकि डेंसिटी अलग है। तो क्या मेरी डेंसिटी उस शाश्वत डेंसिटी के अनुकूल हो रही है? आप ऑयल और वाटर को लीजिए, आप तेल में पानी डालिए या पानी में तेल, अलग दिखाई देंगे, मिल जाएंगे लेकिन अलग रहेंगे। उनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अस्तित्व अलग बना रखा है, तेल ने या जल ने। तो प्रेम ये अपनी डेंसिटी को इतना डाइल्यूट कर लेने की यात्रा है कि जिसमें जो यूनिवर्सल, जो अनंत फ्लो चल रहा है, मैं उसमें भूल जाऊं। मिलने के बाद भी मेरा अस्तित्व अलग ना प्रतीत हो, अलग ना दिखाई दे। ऐसे जीवन को लेके चलना है। तो उसके लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सतत प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी। तो दही को अगर देखें तो दही इतनी टाइट हो तो उसको काट के एक सेमी सॉलिड की तरह रख दिया जाता है, पीस की तरह। लेकिन उसी दही में यदि जल मिला के घुमाया जाए, अब वो प्रॉपर द्रव बन गई, अब वो बह सकती है। तो आप जो रोज साधना करते हैं, आप जो वीकेंड्स पे यहाँ आकर साथ में साधना करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि मेरी डेंसिटी उस अनंत डेंसिटी को मैच करे, मेरी प्रकृति उस शाश्वत प्रकृति को मैच करे। और जब तुम आके कहो कि मुझे विचार नहीं समझ आते ज्यादा, तुम जब आकर कहो कि मैं सुनता तो था, कुछ आवाज आती थी ध्यान से और मैं नहीं आ पाता ज्यादा, तो ये बड़े शुभ लक्षण है। ये वो लक्षण है कि जब तुम्हारी डेंसिटी और अधिक शाश्वत डेंसिटी के समीप से होके गुजरी, ये वो लक्षण। तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़े और उस उमड़े हुए प्रेम में संतुलन के साथ तुम सधे हुए दो चार कदम संसार में आगे बढ़ाओ, तुम्हारी डेंसिटी और उस शाश्वत डेंसिटी के निकट से होके गुजरे। तुम्हारे भीतर क्षमा भाव उमड़े और तुम बैठ जाओ, और जिसके प्रति अपराध किया उसको क्षमा करो, उससे क्षमा मांगो। और तुम्हारे भीतर एक अद्भुत कन्फाइनमेंट और शांति का भाव जगकर तुम्हें आनंदित कर जाए, तो समझना कि तुम्हारी डेंसिटी उस शाश्वत डेंसिटी के समीप से होके गुजरे, समीप से होके गुजरे।
और उस शाश्वत डेंसिटी की एक ऑरा है, और हम जब उस ऑरे के समीप से होकर गुजरते तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। उसको पारस की भांति मान लो। तो पारस के संपर्क में जब भी लोहा आएगा, उसको घर्षण करेगा, तो पारस के कुछ गुणों के फलस्वरूप उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन सही प्रोसेस है। हम सबको चेष्टा करनी चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी डेंसिटी को उस शाश्वत फ्रीक्वेंसी, उस शाश्वत स्वर के प्रति, उस शाश्वत वाइब्रेशन के और अधिक निकटता से होके गुजरने का अनुभव देने की चेष्टा करें। आपको प्रेम, आपके प्रश्न का उत्तर मिला या बात बिखर गई? बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, मेरा एक अनुभव और है। जब से मैंने जबरदस्ती ध्यान करना बंद किया है, तब से ये चीजें हो रही हैं। जबरदस्ती या एक नियम सा बना के जो करता था ना मैं, उस समय तो खाली रहता था, अरे 15 मिनट हो गए कि 20 मिनट हो गए कि अरे ये हो गया कि अरे हो गया। और जब से ये बंद, पहले तो बीच में ध्यान करना ही बंद हो गया था, फिर बाद में चालू हुआ धीरे धीरे। अब जबरदस्ती नहीं करता हूँ, तब से चीजें थोड़ी सी महसूस होने लगी। अब कोइंसिडेंस है कि इसका प्रोसेस यही है, तो ये मैं नहीं जानता। समय, काल। मैंने हमेशा आपसे कहा है, 3 डायमेंशन में काल या समय ऐड होता है तो पृथ्वी लोक का वाइब्रेशन का निर्माण होता है। अगर समय हटा लेंगे तो पृथ्वी लोक के अलावा कोई अलग डायमेंशन बनेगी जिसकी हमें जानकारी नहीं है अभी। लेकिन वो पृथ्वी लोक नहीं होगी, ये निश्चित है। समय, काल। और पृथ्वी लोक पर रहते हुए यदि मुझे काल गणना में बड़ा रुचि है, टाइम, टाइम मैनेजमेंट, सही 11 बजे ये, सही 12, तो यानी कि मैं अति बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि बहुत तेज है। और मैंने हमेशा कहा, जिसकी भी बुद्धि तेज होगी उसको जीवन में सुख नहीं। बुद्धि तेज होने के एंगल को हम एस्ट्रोलॉजिकल ग्राउंड पे एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी के आधार पे भी जान सकते हैं। एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी, उच्च के बुध, तब तक शांति या सुख नहीं मिलेगा जब तक कि बुध टूटेगा नहीं, जब तक मेरी काल गणना की व्यवस्था मेरे भंग नहीं होगी। समय का ध्यान रखना चाहिए, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन पुराने लोगों ने ये नहीं कहा सही 6 बजे दीपक जलाओ, 7 बजे दीपक जलाओ, उन्होंने कहा गोधूली में जला लो। अब गोधूली एक पिन पॉइंट नहीं है, ये एक समय का पूरा एक थोड़ा लंबा पीरियड है। उन्होंने नहीं कहा कि सही सनसेट 6:28 पे तो 6:28, उन्होंने कहा गोधूली, यानी कि वो गोधूली की वेला आधा पौना 1 घंटा चल सकती मैं सुन रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए वीडियो बंद कर रहा हूँ जरा। है। तो वो गोधूली की वेला थोड़ा सा चल सकती है। तो बहुत ज्यादा समय का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम की पंचुअलिटी को दिमाग में नहीं रखिए, आप यंत्रवत हो जाएंगे। आपको ऑफिस जाना है 10 बजे जाइए, उसमें अच्छी बात है। लेकिन 10 बजे ऑफिस जाने के लिए रोज आपको 7:30 बजे ही उठना पड़े, कभी पौने 7 उठ जाओ, कभी पौने 8 भी उठ जाओ। अपने आप को समय में मत बांधो। और जब तुम ध्यान करोगे समय में बांध कर, मुझे 15 मिनट बैठना, ध्यान नहीं होगा, बुद्धि की सेवा हो रही है। बुद्धि की आवश्यकता है इस संसार में, बिल्कुल आवश्यकता है। लेकिन बुद्धि
के साथ एक और जो सुंदर अक्षर आता है, वह है विवेक। पहले कहा जाता था बुद्धि विवेक से काम ले, या तो खाली विवेक से भी काम ले, संसार के आधार पर। अगर कोई स्टूडेंट है तो कहते हैं बुद्धि से काम लीजिए, लेकिन जब भी संसार की बात आएगी तो कहते हैं बुद्धि विवेक से काम लीजिए। तो बुद्धि और विवेक से काम लिया, प्रेम से काम। ठीक है। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम। तब तक आप सब लोग साधना करते रहे, ध्यान करते रहे, और अपने अनुभव अवश्य लाएं। आप सब हमेशा आनंदित रहें। आप सबका कल्याण हो। नारायण। नारायण। नारायण नारायण।